इन दोनों गेस्ट के जरिए हम ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे और कुछ ही दिन में पाकिस्तान से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूँ सुधाकर जी। अभी जो जो सिनेरियो चल रहा है, अभी ईरान का हो या फिर अमेरिका सीज फायर की मियाद को बिना 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 शर्त के बढ़ा रहा है, इसके अलावा ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है सर। क्या ये समझा जाए कि अमेरिका फंस चुका है और वो जानबूझकर इससे एक वे आउट ढूंढ रहा है? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें। बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। हम्म। और जितना मैं आमतौर पे एक टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ उसका, इफ यू अलाउ मी टू यूज दैट एक्सप्रेशन, इट इज कॉल्ड एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। हम्म। एस्केलेशन एंट्रैपमेंट इसका मतलब यह है कि वो ऐसा चक्रव्यूह एक बाइंड में फंसे हुए हैं। एक हम्म। तरफ उनका रिस्ट्रेंट है, दूसरे तरफ जो है आपका एस्केलेशन है। हम्म। और एक तरफ रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं ही डोम्ड, एस्केलेशन की तरफ जाते हैं डोम्ड। सो हम्म। आई हैव कॉइन्ड अ टर्म कॉल्ड एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। हम्म। ये मेरा आर्टिकल जो 31 में मुनीर साहब का फील्ड मार्शल बनने के बाद पिछले साल मैंने ये टर्म यूज किया था। हम्म। उसका मीनिंग ये है कि एस्केलेशन की तरफ वो बढ़ते हैं तो ये दिखा जा रहा है कि जो एग्जिट, डिग्निफाइड ऑनरेबल एग्जिट विद विक्ट्री, वो उतना दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए अभी क्योंकि वो फुक फुक का कदम रख रहे हैं, उनको पता है तीन ऑप्शन है उनके सामने। नंबर एक, जो प्रपोजल के साथ उन्होंने ऑफर किया है ईरान को वो मान लेता है, जो कि होएगा नहीं। इट इज 100% सक्सेस केस, कभी होएगा नहीं, क्योंकि ईरान इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और अमेरिका का जो डिमांड है ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल एंड इट इज एक्चुअली बिन फॉर्मुलेटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन ए रियलिस्टिक मैनर। जब समय होगा मैं आपको उसको विस्तार रूप में बताऊंगा क्या मेन कारण क्या है। जेसीपीओ को वो एक नया जेसीपीओ बनाना चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो बाइडेन और बराक ओबामा जो डेमोक्रेट के लीडर थे उनसे कोई गुना बेहतर है रिपब्लिक। और ऐसा अनोखा किस्म का एक बनाएंगे एग्रीमेंट ईरान के साथ, ईरान को कभी न्यूक्लियर होने नहीं देंगे। अब ईरान इज अ नॉन न्यूक्लियर, इट इज अ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी सिग्नेटरी। और एज पर द सिग्नेटरी, एज पर द बाई लॉज ऑफ एनपीटी, एनी कंट्री, जो देश ये साइन करता है उसको आप एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि 20% एनरिचमेंट तक आप कोई रोक नहीं सकते हैं। तो ऐसा हालत में डोनाल्ड ट्रंप जो नया थ्योरी लेकर आए हैं, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें वो सक्सेस होंगे। सो दूसरी ऑप्शन क्या होता है, गिव एंड टेक। जो डिमांड कर रहे हैं अमेरिका, थोड़ा बहुत उसको थोड़ा स्केल डाउन कर ले, ईरान भी स्केल डाउन कर ला अपना डिमांड को, और एक एक मिलता जुलता कोई एक कॉम्प्रोमाइज हो जाए और ये लड़ाई को समाप्त करे। और तीसरा है नाइदर द फर्स्ट वन नॉट द सेकेंड वन, सी लड़ाई के जरिया, जो कि जो जो एस्केलेशन एंट्रैपमेंट की तरह ले जाएगा। और इसमें नुकसान होगा अमेरिका को, क्योंकि ईरान तो मार पड़ रहा है उसके ऊपर। उनको मालूम है कि इट इज अ वीकर फोर्स। वीकर फोर्स होने के वजह से वो एक एक डॉक्ट्रिन निकाल रखे हैं, उसको कहते हैं कि एसिमेट्रिक डॉक्ट्रिन, यानी कि कम दाम वाला जो हथियार है, जैसे ड्रोन, जैसे $20,000 का एक ड्रोन को नाकारा करने के लिए 1 से 3 मिसाइल फायर करना पड़ता है। एक मिसाइल का कीमत है $4 मिलियन और 3 मिसाइल के लिए 12 मिलियन खर्चा करना पड़ता है। एक है कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कॉस्ट प्रोहिबिटिव, एक है कॉस्ट इन मनी, दूसरा जो है कॉस्ट इन टाइम। प्रोडक्शन ऑफ जितने भी उनके वॉर लाइक हथियार हैं, मान लीजिए इंटरसेप्टर, एक इंटरसेप्टर बनाने के लिए 1.5 साल से 3 साल समय लगता है। और दूसरी बात, टॉमहॉक मिसाइल जो है 1 साल में इनके कंप्लीट डिफेंस इंडस्ट्री 84 टॉमहॉक मिसाइल बनाते हैं 1 साल में। और पहला 16 दिन का अगर स्टैटिस्टिक्स आप लेते हैं, ये 40 दिन की लड़ाई 8 अप्रैल तक, तो पहला 16 दिन के अंदर उनका कितना है, 535 टॉमहॉक मिसाइल खर्चे हो गए हैं। तो उनका इसी तरह उनका जो पेट्रोल जी। मिसाइल अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व से काफी नीचे जा चुका है। हम्म। वो साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहां से वो रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैनिबलाइज कर रहे हैं। यानी कि हम्म। इनका कॉस्ट ऑफ टाइम, मनी, और तीसरा है जो लेवल, जो रिजर्व लेवल है, हम्म। इतना कमजोर हो चुका है कि वो लड़ाई के रास्ते में जाना उनका नामुमकिन है। हम्म। इसीलिए वो बातचीत के जरिए से किसी भी तरह वो निकलना चाहते हैं। बैक टू यू प्लीज। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब क्या सच में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की इतनी कुव्वत है कि वो ट्रंप से
जो रिक्वेस्ट करे ट्रंप वो मान जाएंगे, या जानबूझ के पाकिस्तान को ये क्रेडिट दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की पहल पर सीज फायर की मियाद बढ़ा दी गई है? ये तो पता ही, तो ट्रंप साहब खुद का गेम खेल रहे हैं। नमस्कार अमित जी। अब प्रणाम। आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया तो मैं यही कहना चाहूंगा कि शरीर पर नई धोती और नाम रखा मोती। पाकिस्तान जो कि फैक्ट्री चलाता है दहशतगर्द की, अब बात कर रहे हैं योगा पीठ केंद्र खोलने की। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है। मैं पाकिस्तान को कहता हूँ एक यूजफुल इडियट है कि चलो कभी ना कभी ये काम आ जाता है, और जो ट्रंप साहब की चापलूसी करेगा वो काम आ जाएगा। क्योंकि अमित जी एक बात को समझिए कि ट्रंप साहब एक प्रॉपर्टी डीलर है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मिर्जा साहब हंस रहे हैं, मैं उनके चेहरे पे स्माइल ला पाया हूँ कि ट्रंप साहब एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। और मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है प्रॉपर्टी डीलरों के अगेंस्ट, बट अगर जब वो आदमी सियासत पे आ जाए, जब ऐसे इंसान के पास न्यूक्लियर कोड आ जाए, तो ट्रंप साहब की एक ही प्रॉब्लम है कि वो फाड़ते हैं 2 गज और सुनाते हैं 9 गज। वो शाम को क्या कहते हैं, सवेरे क्या कहते हैं, वो खुद ही भूल जाते हैं। और उससे क्या हुआ है कि ईरान डर गया है। अमित जी एक बात को समझिए कि ना अमेरिका चाहता है ना ईरान चाहता है युद्ध करना, पर दोनों को फेस फेवर चाहिए। पर वही है कि एक बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। तो ट्रंप साहब वो बेवकूफ दोस्त है जिन्होंने जीसीसी को भी मरवा दिया, सारी उनकी विचारों की मईशत ही खराब कर डाली, यूरोपियन यूनियन को भी रातों रात बेहाल कर दिया कि भैया तुम लड़ो रशिया से, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पैसे दोगे 3% 5% अपनी जीडीपी का दोगे तो मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा, वरना अपना काम खुद करो। तो हुआ ये है कि अब दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है। और ट्रंप साहब चाहते तो हैं, पर माशाल्लाह उनकी कुछ उम्र का भी तकाजा है, 80 साल के हो गए हैं। और अमेरिका में, मैं नहीं कह रहा, अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि शायद उनकी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए और 25th अमेंडमेंट को रिवोक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसमें पास ही ना हो पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्जरी टेलर ग्रीन और जितने भी उनके पार्टी से निकले हुए लोग हैं वो सब बोल रहे हैं। तो मसला ये हो गया है कि ईरान फैसला करना चाहता है, पर करे किससे? स्टीव विडकॉक न्यू जर्सी में मॉल बनाते हैं, और जो उनके जवाई राजा है वो जो है वो उनकी कबिलियत है कि वो जवाई है। तो इतना पेचीदा इशू जो कि 47 साल से चल रहा है, उसे निपटने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स और एक सब टेरेनियन इशू को समझता है। दूसरा, इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें एक तक का, क्योंकि मार्को रूबियो साहब थे, या स्टीव विडकॉक है, या जैरेड कुशनर है, इन सब के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं। तो ये हुआ क्या है कि इतनी बड़ी खिचड़ी बन गई है जहां दोनों पार्टी निकलना चाहते हैं। और मैं अपनी एक बात को भी यही कह के विराम दूंगा कि शोले पिक्चर में था कि गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसको आप जाके पकड़ लो। तो ट्रंप साहब जब वेनेजुएला गए वो तो बकरी का बच्चा निकल आया, पर यहाँ पे निकल आया ठाकुर। अब इस ठाकुर साहब तो एक बहुत बड़ी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और उनके पास जैर वीरू भी थे, वो निकला चाइना और रशिया। तो ये जियो पॉलिटिकल गेम है, ये कोल्ड वॉर 2.0 है, जिसमें कल भी तुलसी गबार्ड ने कहा कि उन्होंने जो चाइना का शिप पकड़ा है उसमें इनफ इंक्रिमिनेटिंग सामान था जो ईरान को बम बनाने के लिए भेजा जा रहा था। तो ये सारी इतनी बड़ी खिचड़ी पक गई है कि ये कहा तो बहू को जा रहा है पर सुनाया बेटी को जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी खिचड़ी पक गई है अमित जी इस समय। आप पाकिस्तान से भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रता साहब हैं। रता साहब, अब पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस सीज फायर का अहम हिस्सा इसलिए बनाया क्योंकि ट्रंप अपनी कमजोरियां, अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटीज वो पाकिस्तान के जरिए बयां करना जा रहे हैं। मतलब सोचिए, वो बयान ये दे रहे हैं कि मुनीर साहब और शहबाज साहब के कहने पर उन्होंने सीज फायर की मियाद अनिश्चितकालीन के लिए बिना शर्त के बढ़ा दी। जिस ट्रंप को, जिस अमेरिका को हम जानते हैं, कम से कम आप इस बात से इत्तेफाक तो रखेंगे। मुझे नहीं लगता एक नया नैरेटिव आप ले आए रता साहब इसमें भी, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा बना लिया है। लल्ली साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि वो उन्होंने कहा पता नहीं कोई इडियट शीडियट वर्ड यूज किया, तो मैं सिंपल ये कहूंगा कि इस सारे खेल में इंडिया एक जोकर की हैसियत रखता है और ललित साहब भी जोकरों जैसी बातें कर रहे हैं।
मैंने और कहा था आपसे जो सवाल पूछूंगा वो सवाल आप नहीं बताएंगे। कितनी बटरिंग करेंगे अमेरिका को? रत्ता साहब कितना मक्खन लगाएंगे? इतना तो मक्खन पूरे पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं मिल रहा है। कितनी बटरिंग करेंगे आप लोग? आमीन, मतलब रत्ता साहब इतना जेन्युइन सवाल पूछा मैंने आपको, क्या अपनी सिक्योरिटी छिपाने के लिए पाकिस्तान का सहारा अमेरिका ले रहा है? आप लोग इतनी मक्खनबाजी करते हैं, इतनी मक्खनबाजी करते हैं। अरे डॉलर के लिए क्या बेच देंगे जमीन बेच देंगे डॉलर के लिए क्या रत्ता साहब? सवाल पूछ रहा हूं, मीर घाट जवाब दे रहे हैं, मीर घाट का मतलब इतनी बटरिंग तो हम लोगों ने कभी देखी नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या डिप्लोमेसी में। गजब, आप लोग गजब मक्खन लगाते हैं। पाकिस्तानी कुछ कर पाए ना कर पाए, आतंकवादी पैदा करना और मक्खन लगाने में आप लोग का कोई स्थान ही नहीं बॉस। आप लोग अव्वल है मक्खन लगाने में। सवाल मैं पूछ रहा हूँ ट्रम्प की इनसिक्योरिटी पर, आप कह रहे हैं भारत जो, अरे भाई साहब आप लोगों के क्या कोई जहनी आदमी है? कोई ऐसा एक आदमी जो जहनी बात करता है? दूसरी बात यह है कि जो अभी आपने सवाल पूछा उसके ऊपर आ जाते हैं। हाँ, ये तो अब बेटर बात थी जो रियलिटी थी। लेट्स टॉक ऑन लाइंस, लेट्स टॉक ऑन लाइंस। ये मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक बात थी कि यहाँ पर 3 फ्री कैन हैं, इसमें एक ईरान है, एक यूएस है और एक पाकिस्तान है। अब तीनों के मामलात के अंदर जो है इंडिया को क्या दुख है, वो इस तरह का नैरेटिव क्यों बिल्ड करने की कोशिश करता है कि जिससे वो उसको लगे कि वो भी कोई रेलेवेंट है या कोई वो जोकर नहीं है, वो मेन कार्ड है। वो एक्चुअल में ये शो करना चाहता है और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इंडिया के लिए, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि जो स्टेज पाकिस्तान ने इस दुनिया के अंदर सजा दी है और जिस स्टेज पे वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है, उसके अंदर इंडिया जो है वो वाकया ही जो है वो एक जोकर कार्ड है और उसके अंदर कोई उसकी अहमियत नहीं है। जहां तक रहेगी बटरिंग की बात, तो हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे। ये तो सुपर पावर का प्रेसिडेंट है जो प्रेज कर रहा है, जो बटरिंग कर रहा है पाकिस्तान की। आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना अहम होगा कि यहां पर एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो उठकर पाकिस्तानी बकरे को हलाल करने से पहले ना बहुत खिलाते पिलाते हैं। अब आप दूसरी बहुत खिलाते पिलाते हैं। आप लोग हलाल होंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। खिलाते पिलाते तो वो बकरे को हलाल करने से पहले खिलाते पिलाते हैं। लाली साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये स्वयं जो बोलते हैं ना मंत्र मुग्ध अवस्था। पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं, वहां की जनरल पब्लिक भी, पत्रकार भी, अंतरराष्ट्रीय मामलों के सब मंत्र मुग्ध हैं। किसी को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। अभी जब हलाली शुरू होगी इन लोगों की, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका का इतिहास बच्चा बच्चा जानता है पिछले 5 दशकों का। जब हलाली शुरू होगी इन लोगों की, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि यार कम से कम चेत गए होते हम लोग, तो कम से कम डॉलर के लिए, पैसे के लिए ताता थैया। अरे लाली साहब, रत्ता साहब आपने जवाब दे दिया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड आंसर फ्रॉम यू सर। आप अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड नैरेटिव आउट ऑफ यू, बट आपने जो कहा वही घिसी पिटी कॉमिक्स की मनोहर कहानियां वाली बातें कर रहे हैं सर। प्लीज होल्ड ऑन लाली साहब, जस्ट गो अहेड। लाली साहब, आई वांट यू टू इंटरप्ट सर। जो बात आप कर रहे हैं प्लीज गो, इसके ऊपर तो अभी जो लीक्स आई, लाली साहब प्लीज आप जवाब दीजिए। आपके प्रेसिडेंट, जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने नाक काट के घुंघरू तोड़ दिए। दादा साहब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मनोहर कहानियां पाकिस्तान में बहुत चलती है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। एक कहावत है हमारे खित्ते में कि कोले की दलाली में मुंह काला। और मैं चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में अमेरिका का प्रेसिडेंट हमारी तनकीद ही करे, क्योंकि पीडोफिलिया के चार्जेस उसके ऊपर है, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। सवेरे उठ के कहते हैं मैं एक सिविलाइजेशन को हटा दूंगा, अपनी बेगम के बारे में उलट सुलट बातें करते हैं। तो हमारे तो मुझे गर्व से कहता हूं मैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो उनका फोन ही नहीं उठाया था, क्योंकि ना हमें उन्हें नोबेल प्राइज दिलाना है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए डांस किया है। जरा उनको डांस कर करके अपने घुंघरू तोड़े हैं अपने, और क्या करें उसके प्रेज करने के लिए नहीं उठाया। चलिए अच्छा, दूसरा यार अमित जी, मजे की बात यह है कि वो ट्रम्प साहब आए नहीं आए, ये तंबू बंबू लगा के इन्होंने इस्लामाबाद रोक दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, होटल में काम नहीं हो रहा है, वो आस लगाए बैठे, वादा करके भूल गए। तो पाकिस्तान की हालत ये है। काम देखिए, मैं ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, जितना हजम किया जा सके। अच्छा, मैं आपको हाजमोला भेजूंगा, मैं पाकिस्तान अक्सर भेजता रहता हूँ, आपकी इंडस्ट्री तो है नहीं, तो हमारी यहाँ से सब जाता है, तो मैं हाजमोला भेजूंगा, तो वो बात अलग है। उसको मैं आपको भेजूंगा, मेरे हाजमोला खुद भी खाइए भाई। तो ऐसी सुपर खराब है जो ऐसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जिसे ईरान ने जमीन पे लेटा दिया,
काहे की सुपर पावर निकली और उनकी और इजराइल की, और ये बात करते हैं फैसला करवाने की। मैं चाहूंगा कि ये बताएं कि इनके इजराइल के साथ इनके क्या विचार हैं, खुल के मर्दों वाली बात करें कि इजराइल क्यों नहीं आ रहा इसमें, और आप इजराइल को तकसीम करते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताएं। बाकी बात बाद में करेंगे हम रफ्ता साहब के साथ। बताइए इजराइल पे अपने विचार आप रखिए। हमारा नैरेटिव देखिए इस वक्त के पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रही है और आप पता नहीं सो रहे हैं, आपको पता नहीं है ये किसकी कामयाबी है। ये नैरेटिव हमने दिया है, ये हमारी सक्सेस है। आज अगर इजराइल जीत रहा है, उसके बच्चे सारे स्टेटमेंट के पागल हो गए हैं, तो ये पाकिस्तान की सक्सेस है। याद रखिएगा एक बात। हाँ, अब ट्रंप साहब ने पता क्या बोला उस आतंकवादी के लिए जिसकी प्रशंसा से आप खुश हो रहे हैं। कल दोबारा डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है कि इजराइल इज आवर परमानेंट एलाई। अब आप इस पे बता दीजिए। तो वो उसका एलाई है, उसमें क्या मसला है? मुझे तो उसकी चीखें हमने निकला दी। मसला ये है, निकलवाना अशरफ साहब, मसला ये है कि जब तक इजराइल चाहेगा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आप लोग जितने मर्जी रेंजर लगा दीजिए, जब तक इजराइल नहीं चाहेगा ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। आप ऐसे ही सारे तंबू का बिल ले रहे हैं। हमारी सक्सेस है। अमेरिका क्या कहता है? एक तरफ आप कहते हैं बूढ़ा है, अमेरिका कह रहे हैं बूढ़ा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बूढ़ा नहीं है। लोन लेके लल्ली सिंह साहब, एक तरफ आप पटूसी मार के इधर आ जाते हैं, आप कहते हैं वो ये कह रहा है, ये गलत है, फिर पटूसी मारते हैं आप इधर। अरे लल्ली सिंह साहब, ये तो बंदर जैसा बहार कर रहे हैं आप, कभी आप इधर कभी इधर। तो इस वजह से प्लीज आप एक साइड पर रहिए। बहुत अच्छा है, और आप बताइए कि आप चीन के साथ है कि अमेरिका के साथ है? तरफ आप किससे पैसे पकड़े ये बताइए, किसने आपको लोन दिया ये बताइए पहले। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं किसी लोन की। हमने तो जिसको जरूरत नहीं है, हमें IMF के पास 25 बार गया, हमने IMF के पास लंगर यूएई ने हमें रिक्वेस्ट की आपके पैसे हमारे पास हैं, हमने उसको वापस किए उसके पैसे। उसे कहे भाई ये लो आप अपनी जमीन पक्की कर लो पहले, फिर आना हमारे पास। तो हमें जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स को आपने डिस्कस करना है तो उसका डिफरेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने वॉर को बता दीजिए, बताइए अपने फॉरेन रिजर्व बताइए मुझे, आप बताइए अपने फॉरेन रिजर्व। मुझे आप अपनी जीडीपी बताइए मेरे को, आप अपनी ग्रोथ रेट बताइए आपको। भाई आप इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लेते हैं, आइए मेरे वाले। चले आप वो भी डिस्कस कर लीजिए कि आपके पास एलपीजी है कि नहीं है। अशरफ रत्ता साहब, अरे यार मियां, आपके पास प्लीज कम टू मल्टी पीसीआर, प्लीज टेक